हेलो बच्चों, अब आगे की चर्चा है कि यूवीएफ में संबंध की चर्चा हम कल कर रहे थे। कल टॉपिक वहीं पर रोका गया था। मैंने पिछले 2 वीडियो आपको बनाए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो था वो यूवीएफ में संबंध था। यूवीएफ में संबंध हमने आपको बताया होगा कि यूवीएफ में संबंध आपने हाई स्कूल में एक तरीके से निकाला होगा, जिसको समरूपता का नियम कहते हैं। समरूपता के नियम के आधार पर आपने निकाला होगा। आज हम आपको एक नया तरीका, कल भी चर्चा किया था मैंने, एक नया तरीका आपको पढ़ाऊंगा। इसका उपयोग आगे है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया कि यम टी एम डैश एक गोलीय अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और वक्रता केंद्र आपका C। माना एक बिंदु वस्तु, यहाँ वस्तु नहीं ली जाती, एक बिंदु वस्तु के आधार पर दिखाया जाता। माना एक बिंदु वस्तु वो मुख से मुख्य अक्ष O पर रखी जाती है। तो यहाँ से चलने वाली ये किरण जो होगी आपतित किरण होगी। ये हमारे दर्पण के बिंदु A से टकराती है तो A आपतन बिंदु होगा। हमने वक्रता केंद्र से इस को मिलाया तो ये अविलंब का काम करेगा। किरणें टकरा के लौटेंगी, मुख्य अक्ष को कहीं काटेंगे तो मान ली I पर बनता है, I पर कटता है तो ये I जो होगा इस बिंदु वस्तु O का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। और ये जो I आपका ये था आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। और कोण I बराबर जानते होंगे कोण R होता है। तो परावर्तन के नियम से अगर परावर्तन का नियम लगाएंगे तो परावर्तन के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा? R। I और R आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए इसमें OA आपतित किरण हो जाएगा, AI अपवर्तित किरण हो जाएगा। और हमने क्या किया, बिंदु आपतन बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब AN डाला और इस लंब की लंबाई मान लीजिए कितना है? स्मॉल h। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब माना ये आपतित किरण OA मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, अपवर्तित और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है, और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? गामा कोण बनाती है। इतना समझ में आया? या ऐसे चलिए मान लीजिए ये बीटा कोण बनाता है। परावर्तित किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है, अभिलंब क्या बना रही है? गामा कोण बना रही है। तो आप अगर चित्र में से देखें तो त्रिभुज OAC में देखिए, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज OAC में अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो गामा बहिष्कोण दिख रहा होगा। ये गामा बहिष्कोण है और बहिष्कोण जानते होंगे सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस I का मान निकाल लीजिए तो अल्फा को उधर कर लीजिए, गामा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? I। ये संबंध नंबर 2 हो गया। ये संबंध आपका कितना हो गया? 2। इसी तरीके से त्रिभुज जो है, त्रिभुज AIC में अगर देखेंगे, AIC में तो बीटा बहिष्कोण दिखाई पड़ेगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा गामा प्लस R। ध्यान दीजिएगा R और गामा में थोड़ा अंतर है, तो इसको इधर ले आइए तो बीटा माइनस गामा बराबर क्या हो जाएगा? R। ये संबंध नंबर 3। समीकरण 1 से अगर ध्यान, समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो I बराबर क्या होता? R। I का मान रख दिया। I का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा, और इसका मान क्या है? बीटा माइनस गामा। गामा को गामा की तरफ ले आइए तो 2 गामा बराबर हो जाएगा बीटा, उसको उधर ले जाइए, प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ये संबंध नंबर आपका 4। इसको ध्यान से समझिएगा। तो बराबर कितना आ गया? बीटा प्लस अल्फा बराबर 4। इतना समझ में आ गया? इस समीकरण 4 को हम ऊपर लिख देते हैं। इसी का मतलब हमारा ऐसी सिद्ध होगा। समीकरण 4 मैंने लिख दिया 2 गामा बराबर बीटा प्लस अल्फा। ये संबंध नंबर आपका 4 है। हमने मान लिया कि इस दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी? OP होगी। और दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या लिखा जाता है? U। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या लिखा जाएगा? माइनस।
ठीक है। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, आईपी, वो हो जाएगा v। चिन्ह परिपाटी से इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। और दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव की भी दूरी सीपी बराबर हो जाएगा r। चिन्ह परिपाटी के अनुसार v माइनस r होगा, क्योंकि सारी दूरियां इधर नापी गई हैं। और r को हम लिख सकते हैं 2f। r क्या है, फोकल दूरी का दुगुना होता है। अब चित्र में ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, अच्छा एक चीज आपको ये भी समझिए कि अगर हम दर्पण का द्वारक बहुत छोटा मान ले, यानी बहुत बड़ा द्वारक मैंने बनाया है, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु A बिंदु P के अति निकट होगा। बिंदु A बिंदु P के अति निकट होगा। इस दशा में I और R बहुत छोटे होंगे और अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आगे आप लोग को समझाया भी जाएगा। अगर अल्फा बहुत छोटा है तो हम tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, पर cos अल्फा को अल्फा नहीं लिखेंगे। अगर किसी भी, ये ध्यान रखिएगा, होता है कि मान लीजिए tan थीटा लिखा है, अगर थीटा बहुत छोटा है और इसको रेडियन में मेजर किया जाए तो tan थीटा बराबर थीटा लिखा जा सकता है। पर ये केवल नियम साइन और tan में लगता है, cos में नियम नहीं लगता, क्योंकि cos में क्या होता है कि कोण जब घटता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमने ये मान लिया कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु A बिंदु P के अति निकट होगा। इस दशा में अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे। यदि इसको रेडियन में मेजर किया जाए तो समकोण, तो ध्यान दीजिएगा इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज OAN में ध्यान दीजिए। अच्छा जब बहुत छोटा होगा, तो जब बहुत छोटा होगा तो n बिंदु जो होगा P, क्योंकि जो अगर मान लीजिए यहाँ हो जाए तो लंब डालेंगे P पर ही गिरेगा, तो n बिंदु P के अति निकट होगा। n बिंदु जो होगा वो P के क्या होगा, अति निकट होगा। अब समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज OAN में अगर हम tan अल्फा निकालें, tan अल्फा निकालें तो tan अल्फा की परिभाषा क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h है, अब आधार आपका हो जाएगा ON। क्योंकि मैंने मान लिया कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो tan अल्फा को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। और n बिंदु जो होगा वो कहां पर हो जाएगा, P के अति निकट हो जाएगा, यानी n के स्थान पे हम P लिख सकते हैं, h बटे OP। और h बटे OP का मान आपने पढ़ा होगा माइनस, OP का मान आपका क्या है, माइनस u है। इसी तरीके से tan बीटा निकालेंगे समकोण त्रिभुज में। देखिएगा समकोण त्रिभुज कौन से देखेंगे, tan बीटा में ANI में देखेंगे तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बटे IN। फिर वही चीज, क्योंकि बहुत छोटा माने हैं तो n बिंदु कहां पर होगा, P के अति निकट होगा, तो ये हो जाएगा IP, और IP के स्थान पे लिख सकते हैं माइनस V। इस तरीके से tan गामा निकालें, और बीटा चूंकि बहुत छोटा है तो tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से tan गामा निकालें, गामा भी बहुत छोटा है तो ये गामा लिखा जाता है, तो tan गामा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h बटे CN, h बटे CN, h बटे CP का मान देखो कितना है, h बटे माइनस 2f। यहां से देखिए, अब जो अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के समीकरण 4 में रखिए, यानी अल्फा बीटा गामा का मान कहां रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 गामा के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, h बटे माइनस 2f बराबर बीटा के स्थान पे h बटे माइनस b प्लस h बटे कितना हो जाएगा, माइनस u। देखो h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, h यहाँ कट जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, और 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसी दर्पण के लिए फार्मूला है, बहुत आसान है, थोड़ा समझना है इसको, आसानी से आपका ये लग जाएगा। इसको समझने के लिए ध्यान रखिएगा, इसको समझने का प्रयास हमेशा करिएगा। एक बार और इसको ट्राई करिएगा, ना आएगा तो हमको बताइएगा, तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। सबसे आसान विधि है, और इसी विधि का हम आगे जब लेंस के लिए प्रूव करेंगे तभी इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो 1/f बराबर दर्पण के लिए क्या होता है, 1/b प्लस 1/u। आप लोग क्या करिएगा, ये तो अवतल दर्पण की बात कर रहे थे, उत्तल दर्पण में करने का प्रयास करिएगा। ना समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो किसी दर्पण के लिए UVF में संबंध
किसी दर्पण के लिए यूवीएफ में जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये किसी दर्पण के लिए होता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ यूवीएफ का मान कैसे रखते हैं। यहाँ देखिए जब भी सवाल हल करेंगे तो यूवीएफ का जो मान चिन्ह सहित रखा जाता है। चिन्ह सहित रखने के लिए याद रखिएगा कि एफ यू देखना जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव लिखा जाता है। यू हमेशा क्या लिखा जाता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, माइनस वी लिखा हुआ। वी जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, और निगेटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और एफ का मान जो होता है ये भी धन ऋण लिखा जाता है, तो धन और ऋण ये भी होता है। तो धन का वो किसके लिए होता है, उत्तल दर्पण के लिए होता है, और ऋण क्या होता है कब, अवतल दर्पण के लिए होता है। यू आपका क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव लिखा जाता है क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। अब वी हमेशा क्या होता है, वी धन भी होता है ऋण भी होता है। ऋण न कहो जब प्रतिबिंब आभासी, अगर वी का मान आप निकाल रहे हैं और वी का मान आपको धन आ जाए तो समझ जाएगा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ध्यान रखिएगा। आभासी जो होता है वो सदैव सीधा बनता है, इसी बी से पहचानेंगे, आभासी और सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है सदैव उल्टा बनता है। और ये आप जानते हैं, अगर मान ली कह दे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो आप एफ इक्वल टू धन 50 लिखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या लिखोगे, -50 लिखोगे। इतना समझ में आ गया। सवाल लगाते समय चिन्हों को ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह आपका याद होना चाहिए। चिन्ह याद होगा तो आसानी से आपको लग जाएगा। अब इसके बाद आता है किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए किसी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी छोटा बनता है कभी बड़ा बनता है। तो वो कितना बड़ा बनता है कितना छोटा बनता है, इसको एक नए परिभाषा के अंतर्गत इसको पहचानते हैं, वो है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर मान लिया जाए वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई को हमने y1 मान लिया और प्रतिबिंब की लंबाई जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने क्या कहा, y2 है। तो रेखीय आवर्धन इसको यम से लिखा जाता है, स्मॉल यम से। यम बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा एक चीज और, फोकस दूरी जो यू एफ होता है, यू होता है और वी होता है, ये तीनों के मात्रक वही होंगे सेंटीमीटर मीटर। सवाल हल करते समय आप मात्रक को सबको समान किएगा। यू अगर मीटर में है तो वी और एफ भी मीटर में होंगे, अगर यू सेंटीमीटर में है तो बाकी सब राशियां जो होंगी वो सेंटीमीटर होंगी। आवर्धन क्षमता एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रकहीन होता है, मात्रक नहीं होता है और यह बीमाहीन है। जब मात्रक नहीं है तो बीमाहीन होगा, अनुपात है चूंकि। यम को निकालने का एक और फार्मूला है, होता अगर लेंस दर्पण, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, v हो, तो यम निकालने का एक फार्मूला होता है, इसको कहते हैं -v/u। ये प्रतिबिंब और वस्तुओं की लंबाइयों के पद में है और इनकी ये दूरियों के पद में, दोनों को मिला दिया जाए तो एक फार्मूला है, दोनों को मिला के लिखा जाए तो यम बराबर हो जाएगा y2/y1 बराबर माइनस जरूर लिखा जाएगा -v/u। एक बात और ध्यान रखिएगा, यम भी यहां धन और ऋण होता है। यम ऋण होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और यम धन होगा जब प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। देखिए यम एक अनुपात है, सवाल में आप पूछा जाएगा
किसी दर्पण द्वारा वस्तु की का जो प्रतिबिंब बन रहा है, किसी दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए दुगने आकार का बन रहा है, तो प्रतिबिंब दुगने आकार का बन रहा है, इसका मतलब आवर्धन उसका 2 है। अगर कहे दुगने आकार का वास्तविक बन रहा है तो ऋण 2। दुगने आकार आभासी बन रहा है दुगने आकार का, तो यम बराबर धन 2 लिखेंगे। आधे आकार का बन रहा है, मान लीजिए किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आधे आकार का बन रहा है, तो आधे आकार का मतलब 1/2। वास्तविक कहेगा तो ऋण और आभासी कहेगा तो धन लिखेंगे। चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर में चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका ऋण धन सहित पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको, यही इससे महत्वपूर्ण है। इसी पर सवाल भी आते हैं। तो आवर्धन क्षमता एक अनुपात है, आवर्धन कहेगा नहीं आवर्धन, ये सवाल में ऐसे कह देगा किसी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दुगने आकार का बन रहा है, तो इसका मतलब जो भी होगा तो प्रतिबिंब उसके दुगने आकार का बन रहा है, तो यम बराबर 2 लिखेंगे। वास्तविक बन रहा है तो ऋण 2। और एक बात हमेशा रखें, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक बनता है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट करिएगा, ध्यान से रखिएगा। तो ये था दर्पण के संबंध में, गोलीय दर्पण के संबंध में फार्मूला। मुख्य रूप से इस चैप्टर में ये 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला जो होता है F बराबर वक्रता त्रिज्या F बराबर R बाई फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पहला फार्मूला है, इसको आप लोग नोट करिएगा। यह R जो होता है 2F। दूसरा UV में संबंध 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तीसरा आपका आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है y2 बटे y1 प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। जब मैं सवाल बताऊंगा तो इसका मतलब समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा इसको। अब UVF में, अब U देखो चौथा, इसमें याद रखिएगा U हमेशा निगेटिव होता है, U हमेशा निगेटिव होगा। V धन ऋण मैंने बता दिया कैसे, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। इसको जब लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? ये आपका चैप्टर अब समाप्त हो गया है। हम आपको 2, 3, 4 सवाल कल आपको हम दे देंगे, या आज ही हम प्रयास करेंगे कि उसको आपको फोटो कॉपी दे दें। 2, 4, 10 सवाल आपको लिख कर देंगे दर्पण संबंधी, उसको लगाइएगा। कल हम बताएंगे दर्पण संबंधी कुछ सवाल, और दर्पण संबंधी कुछ सवाल जब बता देंगे तो इसके बाद आपको कुछ सवाल दे देंगे, आप इसको लगाइएगा, अच्छी तरीके से लगाइएगा। दर्पणों का उपयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास किताब मुहैया होगा। इसमें मुख्य रूप से दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो गाड़ियों में शीशे के रूप में पीछे की वस्तुओं को देखने में उसको, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा वस्तु से छोटा और दर्पण और ध्रुव के बीच बनता है। तो आगे की चर्चा कल हम आपको नया लेसन शुरू करेंगे। पहले न्यूमेरिकल बता देंगे, 2-3 न्यूमेरिकल बता देंगे, कल ही प्रयास करेंगे कि आप लोगों का नया लेसन शुरू हो जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण है गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में आता भी है। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।